बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइटोप्लाज्म। यानी आज हम साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे। और साइटोप्लाज्म होता क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती है, इसका फंक्शन क्या है, इन सब के बारे में आज हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम साइटोप्लाज्म की डिफिनीशन के बारे में पढ़ते हैं कि साइटोप्लाज्म की डिफिनीशन क्या है। यानी हमने जो एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने पढ़ा था जिसकी हेडिंग थी इंट्रोडक्शन टू सेल। एंड उस इंट्रोडक्शन टू सेल वीडियो में हमने सेल के कुछ करेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे। यानी सेल के करेक्टरिस्टिक्स यह थे, सबसे पहले बात हमने की थी कि सेल के लिए जो ज़रूरी है वो है साइटोप्लाज्म। फिर हमने कहा था कि इसको हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। और दूसरा तो जो था सेल मेम्ब्रेन था। यानी इस साइटोप्लाज्म को एक लेयर ने, ये साइटोप्लाज्म था और इसको एक लेयर ने कवर किया हुआ था। इस लेयर को हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। और फिर इस साइटोप्लाज्म में हमारे पास दो चीज़ें पाई जाती थी। एक को हम कहते थे ऑर्गेनेली, जो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है विद इन द साइटोप्लाज्म टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। ऑर्गेनेली की डिफिनेशन क्या है? इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर विद इन द साइटोप्लाज्म टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। फॉर एग्जांपल, एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है साइटोप्लाज्म में जिसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। अब इस माइटोकॉन्ड्रिया का जो प्रॉपर फंक्शन है, यानी स्पेशलाइज्ड फंक्शन है, वो है हमारे पास एनर्जी प्रोडक्शन। इस तरह हमारे पास गोल्जी बॉडी भी पाई जाती है, वो एक ऑर्गेनेली है, यानी स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है। उस स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर की फंक्शन क्या है? हमारे पास पैकेजिंग एंड सिक्रीशन ऑफ प्रोडक्ट्स। इस तरह हमारे पास लाइसोसोम भी पाए जाते हैं। लाइसोसोम भी हमारे पास जो हार्मफुल मटेरियल होता है, हार्मफुल ड्रग्स वगैरह, जो हार्मफुल मटेरियल होता है टू द सेल, वो उसकी क्या करता है, उसकी डिटॉक्सिफिकेशन करता है। यानी अगर हम इस तरह के हैं कि उसको उसको ब्रेक डाउन में या इसको एक्सक्रीशन में हेल्प आउट करते हैं। इस तरह हमारे पास राइबोसोम है, वो हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। यानी बहुत सारे स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है साइटोप्लाज्म के अंदर जो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसको हम कहते हैं ऑर्गेनेली। और फिर हमने कहा था कि इसमें एक डीएनए या आरएनए पाई जाती है। अब ये डीएनए आरएनए क्या है? ये अ, जो हमारे पास मेमोरी जो हम जो जो सेल के अंदर या इसको हम कहते हैं हेरिडिटी मटेरियल, जो इन्फॉर्मेशन होती है, इसमें मेनली इन्फॉर्मेशन स्टोर होता है। यानी ये इन्फॉर्मेटिव जो स्ट्रक्चर्स है जिसमें एक एक प्रॉपर पर्सन के बारे में पूरा डिटेल उसमें पाई जाती है, उसको हम कहते हैं डीएनए एंड आरएनए। इसके बारे में हम इंशाल्लाह डिटेल के साथ पढ़ेंगे। अब चूंकि जो हमारा सेल मेम्ब्रेन के बारे में हमने पढ़ा था, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइटोप्लाज्म। यानी साइटोप्लाज्म है क्या? अब साइटोप्लाज्म को अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें तो हम इस तरह इस कुछ यूँ डिफ़ाइन करेंगे कि इट इज़ एन एक्वस और जेली लाइक सब्सटेंस इनसाइड द सेल। यानी सेल के अंदर एक एक्वस लाइक है। एक्वस कहते हैं वाटर को। यानी एक वाटरी लाइक सब्सटेंस है सेल के अंदर, उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। या इस जेली लाइक सब्सटेंस है, जेली है ही नहीं, यानी इलास्टिक है ही नहीं, लेकिन अब ये वर्ड लिखा है जेली लाइक, यानी जेली की तरह। जेली इलास्टिक होती है, इलास्टिक इन नेचर में होती है, तो साइटोप्लाज्म भी थोड़ा इलास्टिक इन नेचर होता है। अब ये कहते हैं इट इज़ इन एक्वस और जेली लाइक सब्सटेंस इनसाइड द सेल। यानी ये वाटरी वाटर की तरह और जेल की तरह, यानी जेली लाइक सब्सटेंस है इनसाइड द सेल। फिर हम अगर इसको मज़ीद अगर दूसरी डिफिनीशन करें, जो ऑथेंटिक डिफिनीशन है वो ये होगा कि अ जेली सब्सटेंस सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन। हमने पढ़ा था कि हर एक साइटोप्लाज्म को एक लेयर कवर करता है। उस लेयर को, उस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो आप इस तरह कह सकते हो कि इट इज़ अ जेली और वाटरी लाइक सब्सटेंस कवर्ड बाय सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन है और ये साइटोप्लाज्म हुआ, यानी ओवरऑल ये साइटोप्लाज्म हुआ।
तो इस साइटोप्लाज्म को किसने कवर किया? सेल मेम्ब्रेन ने कवर किया। इस तरह हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ जेली और वाटरी सब्सटेंस सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन। अब इस साइटोप्लाज्म की लोकेशन क्या है? यानी सेल के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें हैं, सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेली हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाई जाते हैं। इसमें मैं साइटोप्लाज्म को किस तरह देखूंगा कि साइटोप्लाज्म यहाँ पे पाया जाता है। अब सेल के जो मेनली डिफरेंट ऑर्गेनेली है, जिस तरह मैंने एक्सप्लेन कर लिया, उसके प्रॉपर फंक्शन है। अब सेल के अंदर जो सेल को भी कोई कंट्रोल एक्टिविटी, सेल की भी जो एक्टिविटी होती है, यानी मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, उसको भी कुछ कंट्रोल करता है, और जो पूरे सेल को कंट्रोल करता है उस चीज़ को, उस ऑर्गेनेल को हम कहते हैं न्यूक्लियस। यानी अगर मैं कहूँ कि ये पूरा मेरे पास सेल हुआ, ये सेल हुआ, अब इसके सेल के सेंटर में, ऑलमोस्ट इसके सेंटर में एक ऑर्गेनेल पाई जाती है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस हुआ। अब जिस तरह इस पूरी सेल को एक मेम्ब्रेन ने कवर किया हुआ था, यानी पूरी साइटोप्लाज्म को एक मेम्ब्रेन ने कवर किया हुआ था, उसको हम कहते थे सेल मेम्ब्रेन। अब इस तरह इस न्यूक्लियस को भी एक मेम्ब्रेन ने कवर किया हुआ है, इस मेम्ब्रेन को हम नाम देंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब देखो, मैंने इसको हेडिंग देखी है, साइटोप्लाज्म है। अगर अब लोकेशन की बात करें कि साइटोप्लाज्म कहाँ पे पाई जाती है, देखो ये साइटोप्लाज्म था, इसको कवर किया हुआ था सेल मेम्ब्रेन ने, ये मेरे पास हुआ सेल मेम्ब्रेन। और फिर साइटोप्लाज्म यहाँ से यहाँ तक स्प्रेड स्प्रेड है। तो ये तो न्यूक्लियस है ना, ये ओवरऑल न्यूक्लियस है। अब ये इस न्यूक्लियस को एक मेम्ब्रेन ने कवर किया हुआ था, इसको हम कहते थे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब साइटोप्लाज्म कहाँ से कहाँ तक है, देखो यहाँ भी सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक, यहाँ भी सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक, यहाँ भी सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक, और यहाँ भी सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक। यानी अगर आप हेडिंग दो, यदि कोई आपसे पूछे कि या क्वेश्चन में आप हेडिंग अलग देना चाहो कि लोकेशन ऑफ द साइटोप्लाज्म क्या है, तो फिर आप इस तरह कहोगे कि इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन अ सेल मेम्ब्रेन एंड अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब इस साइटोप्लाज्म को अगर हम मज़ीद स्टडी करें, इस साइटोप्लाज्म की अगर हम मज़ीद माइक्रोस्कोपिकली इसको स्टडी करना चाहें, तो इस साइटोप्लाज्म में क्या क्या चीज़ें पाई जाती है। लिहाजा इस साइटोप्लाज्म के दो पार्ट्स पाए जाते हैं, इसको हम कहते हैं सॉल्युबल पार्ट, एक को हम कहते हैं इनसॉल्युबल पार्ट। अब इस एक को मैंने सॉल्युबल क्यों कहा और दूसरे को मैंने इनसॉल्युबल क्यों कहा? अब ये जो सॉल्युबल पार्ट है, तो इसमें ऐसी मटेरियल पाई जाती है जो सॉल्युबल हो, यानी जो एक सॉल्यूशन है, या ऑलमोस्ट देखो नेचर ने वाटर ही एक ऐसा सब्सटेंस बनाया है जिसमें हर चीज़ सॉल्युबल है। तो इसलिए इसमें ऑलमोस्ट वाटर पाई जाती है, जिसकी परसेंटेज है 70%। इसलिए इसको मैं कहता हूँ कि ये सॉल्युबल पार्ट है। यानी ये जो सॉल्युबल पार्ट है, ये ऑलमोस्ट 70% ऑफ द वाटर से बनी हुई होती है, और ये ग्राउंड सब्सटेंस प्रोवाइड कर लेता है। सॉल्युबल पार्ट फॉर्म्स द ग्राउंड सब्सटेंस। बाय द वर्ड ग्राउंड सब्सटेंस, देखो अगर कोई फुटबॉल खेलना चाहे तो उसका एक अलग अपना ग्राउंड होगा, अगर कोई क्रिकेट खेलना चाहे तो उसका एक अलग ग्राउंड होगा। अब सेल फुटबॉल या क्रिकेट थोड़ी खेलता है, इसलिए जो सेल के लिए जो चीज़ें ज़रूरी है वो है यानी सेल की, अगर मैं सेल के खेलने की बात करूँ कि सेल क्या क्या खेलता है, यानी तो मेरा मतलब उससे होगा कि सेल क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। यानी सेल में हमारे पास, अगर आप रिस्पायरेशन की बात करो, तो रिस्पायरेशन में सेल जो है कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट कर लेता है, यानी लेटिंग आउट ऑफ CO2 होती है। अब जो O2 है, इसको टेक कर लेता है, यानी O2 ले लेता है। इस तरह अगर फोटोसिंथेसिस की बात करो तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी होती रहती है। यानी ये सारी जो एक्टिविटी होती है, इनको मैं एक पूरे एक ब्रॉड कैटेगरी में डिफाइन कर लूँ तो मैं कहूँगा कि मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। यानी मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं कि जितनी भी सम है रिएक्शंस की विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म या विद इन द सेल, उसकी सम कर लो, यानी सम ऑफ ऑल द रिएक्शंस occurring in the cell or occurring in the body is called as metabolism। तो मैं कहूँगा कि जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं उसके लिए भी एक ग्राउंड की ज़रूरत होती है। तो इसलिए वो जो ग्राउंड होता है जहाँ पे मेटाबॉलिक प्रोसेस हो, तो वो कौन प्रोवाइड करेगा? तो वो सॉल्युबल पार्ट करेगा।
अब इस सॉल्युबल पार्ट में होता क्या है, क्योंकि वाटर होता है और वाटर ऑलमोस्ट सोल्यूशन बना लेता है डिफरेंट सब्सटेंसेस के साथ। अब सेल के लिए, सेल की रिक्वायरमेंट के लिए, एक सेल के मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए, सेल की प्रॉपर फंक्शन के लिए, सेल की प्रॉपर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए एक हमारे पास ज़रूरत होती है न्यूट्रिएंट्स की। अब वो न्यूट्रिएंट्स क्या है, या तो अमाइनो एसिड्स होंगे, या तो ग्लूकोज होंगे, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट हो सकते हैं। अब ये जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स है वो वाटर के साथ सोल्यूशन बना लेते हैं। तो ये जो सॉल्युबल पार्ट है ये ऑलमोस्ट सोल्यूशन बेस होता है, यानी ये सोल्यूशन होता है। अब ये सोल्यूशन जो है सॉल्युबल पार्ट, ये टू टाइप्स ऑफ सोल्यूशन होते हैं सॉल्युबल पार्ट की। यानी अगर मैं सॉल्युबल पार्ट की क्या करूँ, इसको मज़ीद क्लेसिफाई करना चाहूँ तो इसमें ये सोल्यूशन बना लेता है। अब सेल के न्यूट्रिएंट्स में हमारे पास प्रोटीन भी तो आ सकते हैं, सेल के न्यूट्रिएंट्स में हमारे पास कार्ब्स भी तो आ सकते हैं, सेल के न्यूट्रिएंट्स में हमारे पास लिपिड्स भी तो आ सकते हैं। अब ये प्रोटीन्स, कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड, ये तो मैक्रो मॉलिक्यूल है, ये तो लार्ज मॉलिक्यूल है। अब ये जो वाटर के साथ सोल्यूशन बना लेगा, यानी वाटर प्लस लार्ज मिक्सचर ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स, वो जो सोल्यूशन बना लेता है तो उस सोल्यूशन को हम कहते हैं कोलाइडल सोल्यूशन। तो कोलाइडल सोल्यूशन क्या होता है, कोलाइडल सोल्यूशन सेल साइटोप्लाज्म के सॉल्युबल पार्ट का एक सोल्यूशन है जो बना हुआ होता है किस चीज़ से, मिक्सचर ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स, यानी प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और डीएनए, आरएनए एटसेट्रा, विद वाटर के साथ, प्लस वाटर, यानी वाटर इन्हीं के साथ मिलकर एक सोल्यूशन बना लेता है। उस सोल्यूशन को हम कहते हैं कोलाइडल सोल्यूशन। इसी तरह एक सोल्यूशन होता है, इसको हम कहते हैं ट्रू सोल्यूशन। अब वो ट्रू सोल्यूशन क्या होता है, वो मिक्सचर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल विद वाटर, यानी वाटर और स्मॉल मॉलिक्यूल्स, यानी ये तो लार्ज मॉलिक्यूल थे, ये भी तो स्मॉल मॉलिक्यूल से बने होते हैं। और वो होते हैं अमाइनो एसिड, यानी प्रोटीन किससे बना होता है, अमाइनो एसिड से, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज यूनिट से बना होता है, लिपिड्स फैटी एसिड से बना होता है। यानी ये जो स्मॉल मॉलिक्यूल थे वो अगर वाटर के साथ सोल्यूशन बना ले, यानी सोल्यूशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स आयंस एंड वाटर, अगर ये और ये मॉलिक्यूल हमारे पास अमाइनो एसिड्स ग्लूकोज ये अगर हुए तो उसको हम कहते हैं ट्रू सोल्यूशन। अब दूसरी बात, अगर कोलाइडल सोल्यूशन को आप मज़ीद क्लिसिफाई करना चाहो तो ये बहुत डिटेल आ जाएगी, लेकिन फिर भी सिर्फ नाम बता लेता हूँ कि कोलाइडल सोल्यूशन को फिर हम डिवाइड कर लेते हैं। एक को हम कहते हैं सोल और एक को हम कहते हैं जेल। यानी ये जो जेल वाला, जो कोलाइडल सोल्यूशन का जो जेल वाला पार्ट है वो हमारे पास इलास्टिक इन नेचर होता है, यानी झिल्ली लाइक होता है, और ये जो सोल है ये हमारे पास क्या होगा, ये इन इलास्टिक होगा। और ये जो सॉल्युबल पार्ट है ये हमने कहा कि इट फॉर्म्स द ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ, इधर सॉल्युबल पार्ट की अगर आप डिफिनेशन करना चाहो कि फॉर्म्स द ग्राउंड सब्सटेंस विच फॉर्म्स अ सोल्यूशन बना लिया था ना। अब ये जो था सॉल्युबल पार्ट, जो था साइटोप्लाज्म का सॉल्युबल पार्ट था, इसमें ग्राउंड सब्सटेंस बनाया था और इस ग्राउंड सब्सटेंस ने फिर सोल्यूशन बनाए थे, यानी इस ग्राउंड सब्सटेंस में सोल्यूशन पाई जाती थी। और ये जो सोल्यूशन है ये चाहे कोलाइडल सोल्यूशन है या ट्रू सोल्यूशन है, ये कंटेन्स फंडामेंटल्स ऑफ बायोकेमिकल्स ऑफ लाइफ, ये फंडामेंटल बायोकेमिकल्स ऑफ लाइफ। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपको एनर्जी प्रोडक्शन की ज़रूरत है, यानी बॉडी को होती है ना, सेल को एनर्जी प्रोडक्शन की ज़रूरत है होती है। तो वो किसकी फंक्शन है, माइटोकॉन्ड्रिया की। अब माइटोकॉन्ड्रिया किस प्रोसेस के ज़रिए, यानी किस प्रोसेस के ज़रिए एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, उसमें बहुत सारे एंजाइम्स इस्तेमाल होते हैं, उसमें हमारे पास जो न्यूट्रिएंट्स इस्तेमाल होते हैं, ग्लूकोज, तो वो जो एंजाइम्स होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, वो इस सोल्यूशन या इस सॉल्युबल पार्ट में पाए जाते हैं। इसलिए यह डिफरेंट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो भी हमारे पास उसके लिए जो एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं वो भी इस सॉल्युबल पार्ट में होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि फंडामेंटल्स बायोकेमिकल्स ऑफ लाइफ, यानी लाइफ के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती है वो सारी मटेरियल्स कहाँ पे पाई जाती है, सॉल्युबल पार्ट के अंदर पाई जाती है। दूसरा था हमारे पास इनसॉल्युबल पार्ट। अब इस इनसॉल्युबल पार्ट में क्या होता है, अगर हम इनसॉल्युबल पार्ट की बात करें तो इस इनसॉल्युबल पार्ट कंटेन्स सेल ऑर्गेनेली एंड सेल इंक्लूजन्स। अब इस सेल इंक्लूजन का क्या मतलब है, या तो प्रोटीन्स होंगे जो है
10 to 15%, या तो लिपिड्स होंगे जो है 2 to 4%। यानी वो प्रोटीन और लिपिड्स जो सेल की न्यूट्रिएंट्स है ना उसके लिए सेल के लिए रिक्वायर्ड है, तो वो प्रोटीन और लिपिड्स जो है ये तो मैक्रो मॉलिक्यूल है। अब ये मैक्रो मॉलिक्यूल ये तो इनसॉल्युबल होते हैं, ये इनसॉल्युबल होंगे, ये इनसॉल्युबल होंगे वाटर के साथ, तो ये सॉल्युबल नहीं है। तो वो एक अलग जगह पे पाई जाती है, वो एक पार्ट बना लेता है साइटोप्लाज्म की, उसको हम कहते हैं इनसॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। और सेल ऑर्गेनेली को तो हम इंशाल्लाह हर एक ऑर्गेनेली इधर डिफाइन भी कर लिया। अब हर हर एक ऑर्गेनेली को हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। वो सेल ऑर्गेनेली किस पार्ट में पाए जाते हैं, और इनसॉल्युबल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म में। ये नहीं, इन शॉर्ट ऑफ हमने आज पढ़ा साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म की लोकेशन पढ़ी, साइटोप्लाज्म की डिफिनेशन पढ़ी, और साइटोप्लाज्म के डिफरेंट पार्ट्स पढ़े। सॉल्युबल पार्ट होता है, इनसॉल्युबल पार्ट होता है। सॉल्युबल पार्ट फॉर्म्स ग्राउंड सब्सटेंस, और इनसॉल्युबल पार्ट में 70% ऑफ द वाटर होता है। अब ये जो ग्राउंड सब्सटेंस है, सॉल्युबल पार्ट है, ये हमारे पास सोल्यूशन बना लेते हैं। एक होता है ट्रू सोल्यूशन जो स्मॉल मॉलिक्यूल और वाटर से बना होता है, एक होता है कोलाइडल सोल्यूशन जो लार्ज मॉलिक्यूल और वाटर से बना होता है, एक इनसॉल्युबल पार्ट होता है। और इनसॉल्युबल पार्ट में हमारे पास सेल ऑर्गेनेली पाई जाती है और सेल इंक्लूजन पाई जाती है। सेल इंक्लूजन किसे कहते हैं, वो लार्ज मॉलिक्यूल जो वाटर के साथ यानी वाटर के साथ सॉल्युबल नहीं बन जाते, तो वो इनसॉल्युबल बन जाता है, और वही वो लार्ज मॉलिक्यूल एक पड़े रहते हैं साइटोप्लाज्म में, और वो इनसॉल्युबल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म बना लेते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।